एक पॉडकास्टर पीएम मोदी को के सात्विक चरित्र को समझने के लिए 45 घंटे के उपवास खत्म करने के बाद इंटरव्यू करता है। इसमें उसने हर पहलू पे चर्चा की। 3 घंटे का इंटरव्यू था तो कोई पहलू ऐसा नहीं है कि छूट गया हो। प्रधानमंत्री मोदी का हर इंटरव्यू खास होता है और उनके क्लियर होते ये पता चला कि जो बड़े बड़े संपादक हुआ करते थे, जो उस समय नैरेटिव तय करते थे, वो दरअसल सही मायने में एक इकोसिस्टम का हिस्सा थे। बेसिक मोदी ने बताने की कोशिश पहली बार की वो ये कि उनकी भ्रूण हत्या की साजिश थी। अब भ्रूण हत्या की साजिश क्या अपने लोग भी कर रहे थे? एक तरह से इशारा इस तरफ भी है। नमस्कार, कैसे हैं आप? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबा इंटरव्यू अपने लंबे भाषण के लिए जाने जाते हैं। लाल किले की प्राचीर से जब भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को संबोधित करते थे तो सामान्यतः उनका भाषण 18 से 20 मिनट का होता था, लेकिन प्रधानमंत्री ने 1 से सवा घंटे तक उसे पहुंचाया। कई बार 1.5 घंटे तक का भी भाषण उनका हुआ। जब वो टीवी चैनलों को इंटरव्यू देते हैं, पॉडकास्ट होता है, तो इनका इंटरव्यू सवा से 1.5 घंटे का सामान्यतः होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई इतना बड़ा नेता 3 घंटे तक का पॉडकास्ट दिया हो। 3 घंटे से ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री मोदी ने एक विदेशी पत्रकार भी नहीं कह सकते उनको, पॉडकास्टर को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हुई। एक गैर पत्रकार को उन्होंने पत्रकारों से भी बेहतर इंटरव्यू करने वाला बताया और पत्रकारों के लिए उन्होंने मधुमक्खी और मक्खी से तुलना कर दी। आखिर मक्खी उन्होंने किसे कहा, मधुमक्खी किसे कहा, यह अपने आप में समझने वाली बात है। एक इशारों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कई हिस्से हैं जिसको आप सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं। एक पॉडकास्टर पीएम मोदी को के सात्विक चरित्र को समझने के लिए 45 घंटे के उपवास खत्म करने के बाद इंटरव्यू करता है और बताता है कि मैंने इंटरव्यू इसलिए किया ताकि मैं भारत के संस्कृति को, भारत की आस्था वाले चरित्र को समझ सकूं और आपको समझ सकूं। प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा जो घेरे गए, खलनायक बनाए गए, वो 2002 के गुजरात दंगे में। सबसे ज्यादा सवाल पिछले 13 सालों से उनसे गुजरात दंगे पर ही किया गया। जब तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें सैकड़ों बार इस सवाल का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्हें कई तरह से हमले उनके ऊपर किए गए। सोनिया गांधी ने उन्हें ना जाने किन किन शब्दों से संबोधित किया। भारत के पूरा खलियर खैराती गैंग कांग्रेस को उस एजेंडे से नरेंद्र मोदी को मास मर्डरर तक कह दिया। प्रधानमंत्री बनने तक जब सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात के सभी मामलों से बरी कर दिया था, जब उनके ऊपर दर्जनों केस कांग्रेस के इकोसिस्टम के माध्यम से तैयार किए गए। तिस्ता सी तलवार जैसे एनजीओ चलाने वाले और कांग्रेस के एजेंडे पर पत्रकारिता करने वाले एनडीटीवी के मालिक प्रणय जेम्स राय की पूरी टीम, पूरा गैंग 12 साल तक लगातार प्रधानमंत्री मोदी की हर घटनाओं को घेरने में लगा। गुजरात दंगे से लेकर गुजरात में जितने एनकाउंटर हुए उन सबको ऐसे पेश किया गया कि जैसे गुजरात से पहले इस देश में कभी कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। सोहराबुद्दीन और इशरत जहां से पहले इस देश में कोई इनकाउंटर नहीं हुआ और उसके बाद भी कोई इनकाउंटर नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात कि गुजरात दंगे से पहले कोई ऐसा दंगा नहीं हुआ, जबकि सच ये है कि उत्तर प्रदेश में दर्जनों ऐसे दंगे हुए जिसके सामने गुजरात के 2002 का दंगा बौना था। लेकिन किस तरह से कांग्रेस का इकोसिस्टम सिर्फ गुजरात के 2002 के दंगे को बड़ा करने लगा। प्रधानमंत्री मोदी से उस पर माफी मांगने, शर्मिंदगी करने के लिए कई बार कांग्रेस का इकोसिस्टम दबाव डालता। एक ही सवाल बार बार पूछा गया, बार बार उन्होंने जवाब अपने ढंग से दिया, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात दंगे पर बहुत विस्तार से बोला। लगभग 7-8 मिनट में उन्होंने जो सच बताया वो आज तक
ऐसी बातें उन्होंने कभी नहीं कही। गुजरात दंगे के पीछे का इंटरनेशनल साजिश क्या था, उनके आने से पहले कैसे साजिश रची गई। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात दंगे पर उनसे जो सवाल किए गए, उन तक उन सवालकर्ताओं के, उन पत्रकारों के कई सवाल के जवाब उन्होंने दिए। लेकिन एक नॉन जर्नलिस्ट, एक टेक्नोक्रेट, एआई एक्सपर्ट, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब पॉडकास्ट करता है, जिसका रिकॉर्ड है, जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन से लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री से लेकर न जाने कितनों का इंटरव्यू किया, प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू उसके लिए सबसे रोचक और रहस्यपूर्ण रहा। इसमें उसने हर पहलू पे चर्चा की। 3 घंटे का इंटरव्यू था, तो कोई पहलू ऐसा नहीं है कि छूट गया हो। प्रधानमंत्री मोदी का हर इंटरव्यू खास होता है, लेकिन गुजरात दंगे पर जो मोदी का जवाब था, उस विदेशी पॉडकास्टर को वो एकदम नया था। और उसके पूरे रहस्य को सुनिए। उन्होंने पहली बार परत दर परत 13 साल बाद गुजरात दंगे के पीछे के षड्यंत्र को खोला। सिर्फ यह नहीं था कि गुजरात दंगे साबरमती एक्सप्रेस में कार सेवकों को मारने की वजह थी, सिर्फ यह नहीं था कि गुजरात में साबरमती एक्सप्रेस में जो कार सेवक थे उनकी हत्या करके मुसलमान कोई बदला लेना चाह रहा था 1992 का। उसके पीछे के बहुत बड़े रहस्य को उन्होंने खोला। जरा परत दर परत इस चीज को सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कि एक एक पॉइंट को दूसरा आप जो भी कहते हैं गंभीरता ये से बहुत सुनिएगा। बड़े राइट पहली बार वगैरह तो आपको ये लगेगा भ्रम कि इस तरह की बात मोदी ने फैलाया गया पहली है। की। दूसरा जो कहते हैं ये बहुत बड़े राइट वगैरह तो ये भ्रम फैलाया गया है। अगर 2002 के पहले का डेटा देखें तो पता चलता है गुजरात में कितने दंगे होते थे। हमेशा कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा रहता था। पतंग के अंदर कम्युनल वायलेंस हो जाए, साइकिल टकरा जाने पर कम्युनल वायलेंस हो जाए। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा बड़े दंगे हुए थे और 1969 में जो तो करीब 6 महीना चले थे। अरे तब तो हम कहीं थे ही नहीं दुनिया के उस चित्र में, उस समय की मैं बता रहा हूं। और इतनी बड़ी घटना एक ऐसा स्पार्किंग पॉइंट बन गया कि कुछ लोगों की हिंसा हो गई, लेकिन न्यायालय ने उसको बहुत डिटेल में देखा है, लंबे अरसे। और उस समय हमारे जो विरोध के लोग हैं वो सरकार में थे और वो तो चाहते थे कि हम पर जितने आरोप लगे थे हमको सजा हो जाए, लेकिन उनके लाखों कोशिश के बाद भी जुडिशरी ने पूरी तरह डिटेल में उसका एनालिसिस किया, 2-2 बार किया और अब पूरी तरह निर्दोष। जिन लोगों ने गुनाह किया था उनके लिए न्यायालय ने अपना काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस गुजरात में साल में कहीं न कहीं दंगे हुआ करते थे, 2002 के बाद आज 2025 है, गुजरात में 20-22 साल में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, पूरी तरह शांति है। और हमारी कोशिश ये रही है कि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी मंत्र को लेकर के चलते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट से हमने पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन की तरफ गए हैं और उसके कारण जिसको भी कुछ करना है वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं और एक अच्छी तरह गुजरात विकसित राज्य बने, उस दिशा में हमने लगातार प्रयास करते रहे हैं। अब विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं, उसमें भी गुजरात अपनी भूमिका अदा कर रहा है। इसमें बहुत सारी बात ऐसी है जिसमें आपको लगा होगा कि कुछ चीजें, बातें तो मोदी ने पहली बार नहीं कही है। ये बातें तो कही है कि गुजरात अक्सर दंगे होते रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि कैसे षड्यंत्र हुआ। आगे वो जाकर के जब खुल करके इस पर आते हैं तो उस शुरुआत में ही इस बात को सामने रख देते हैं और जो पॉडकास्टर हैं
उनकी तारीफ करते हुए कि आप एक पत्रकार से बेहतर पत्रकार हैं। मोदी ने यही प्रयोग किया ऐसा। इस बात की इस लकीर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया कि जो अपने आप को पत्रकार समझता था वो कैसे खलिहर है। जो पारंपरिक रूप से जो अपने आप को पत्रकार समझता था, जिसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो एक तरह का राजनीतिक पंडित हैं, पॉलिटिकल पंडित उनको कहते रहे। मोदी के दौर में, जो गुजरात के दौर में जो लोग अपने आप को बड़े बड़े पत्रकार समझते थे, वो सब खलिहर हो गए। प्रणय जेम्स राय खुद खलिहर हो गया, जो पूरी दुकान चलाता था, और उसके ज्यादातर चेले खलिहर खैराती हो गए। वो एजेंडा तय करते थे, और उनके खलिहर होते ही ये पता चला कि जो बड़े बड़े संपादक हुआ करते थे, जो उस समय नैरेटिव तय करते थे, वो दरअसल सही मायने में एक इकोसिस्टम का हिस्सा थे। बेसिकली वो सड़क छाप गुंडे थे, जो आज यूट्यूबर्स होकर के अपने एजेंडे चलाते हैं। मोदी ने ये बताने की कोशिश की कि उन पत्रकारों का उद्देश्य ही नहीं था सच समझना, वो अपने एजेंडा लेकर चलते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि एक पत्रकार होता है मक्खी की तरह, जो गंदगी पर बैठता है और गंदगी फैलाता है। एक पत्रकार होता है जो असली वो मधुमक्खी होता है, वो फूलों पर बैठता है, मधु लेता है, मधु देता है, और जरूरत पड़ने पर डंक मारता है। पत्रकारों को डंक मारने आना चाहिए, पत्रकारों को मधु फैलाने आना चाहिए, बांटने आना चाहिए, ना कि गंदगी फैलाना। इन सबको गंदा साबित करके मोदी ने गुजरात दंगे का वो सच बताया जो अब तक सामने नहीं आया। इसको जरा बहुत बारीकी से सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके लिए कोई कठिन काम है और आपने जितने पॉडकास्ट किए हैं, मैं मानता हूँ कि आप लगातार अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। और आपने मोदी को लिए क्वेश्चन करना, उसके बजाय आपने भारत के परिवेश को जानने की भरपूर कोशिश की, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। और उसके इसलिए मैं समझता हूँ कि सच्चाई तक जाने का आपका जो प्रयास है, उसमें ईमानदारी नजर आती है। और इस प्रयास के लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जहाँ तक आपने उन पुरानी चीजों की बात की, लेकिन आप 2002 और गुजरात के राइट्स, लेकिन उसके पहले के कुछ दिनों का मैं आपको एक एक 12-15 महीने का एक चित्र आपके सामने पेश करना चाहूंगा, ताकि एक आपको अंदाज आ जाए बहुत गंभीरता से कि सुनिए इसे। क्या स्थिति थी। जैसे 24 दिसंबर 1999, यानी 3 साल पहले की बात है, काठमांडू से दिल्ली जो फ्लाइट आ रही थी, वो हाईजैक कर करके अफगानिस्तान ले जाएगा, कंधार में ले गए, और भारत के सैकड़ों यात्रियों को बैन बनाया गया। पूरे भारत में एक बहुत बड़ा तूफान था, लोगों के जिंदगी और मौत का सवाल था। अब 2000 के अंदर हमारे यहाँ लाल किले में आतंकी हमला हुआ, दिल्ली में एक नया और उसके साथ तूफान जुड़ गया। 11 सितंबर 2001 अमेरिका में ट्विन टावर पर बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। उसने फिर एक बार दुनिया को चिंतित कर दिया, क्योंकि ये सब जगह पे करने वाले एक ही प्रकार के लोग हैं। अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आतंकी हमला हुआ। 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ। यानी आप उस समय के एक 8-10 महीने की घटनाएं देखिए, वैश्विक स्तर की घटनाएं, आतंकी घटनाएं, खून खराबे की घटनाएं, निर्दोष लोगों की मौत की घटनाएं। तो कोई भी एक प्रकार से अशांति के लिए एक चिंगारी काफी होती है, स्थिति पैदा हो चुकी थी। ऐसे समय अचानक 7 अक्टूबर 2001 मुझे मुख्यमंत्री बनने का दायित्व मेरे सर पे आ गया अचानक। और वो भी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी, गुजरात में जो भूकंप आया था, उस भूकंप के रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत बड़ा काम था, और पिछली शताब्दी का वो सबसे बड़ा भूकंप था। हजारों लोग मारे गए थे। तो एक काम के लिए मैं
मेरे लिए सीएम का काम मेरे जिम्मे आ गया। बहुत महत्वपूर्ण काम था और मैं शपथ लेने के बाद पहले दिन से इस काम में जुड़ गया था। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कभी सरकार नाम से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं सरकार में कभी रहा नहीं। मैं सरकार क्या होती है जानता नहीं था। मैं कभी एमएलए नहीं बना, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा। मुझे जीवन में पहली बार चुनाव लड़ना पड़ा। मैं 24 फरवरी 2002 में पहली बार एमएलए बना। एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि बना और मैं पहली बार 24 तारीख को या 25 तारीख को या 26 तारीख को गुजरात विधानसभा में मैंने पैर रखा। 27 फरवरी 2002 विधानसभा में मेरा बजट सत्र था। हम हाउस में बैठे थे और उसी दिन यानी अभी मुझे एमएलए बने 3 दिन हुए थे और गोधरा की घटना हो गई और भयंकर घटना थी। लोगों को जिंदा जला दिया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कंधार के विमान अपहरण को या पार्लियामेंट पर का हमला कहो या 9/11 कहो, ये सारी घटनाओं का बैकग्राउंड हो और उसमें एक इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना, जिंदा जला देना, आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, कोई भी चाहेगा, शांति ही रहनी चाहिए। दूसरा जो कहते हैं ये बहुत बड़े राइट वगैरह, तो ये भ्रम फैलाया गया है। अगर 2002 के पहले का डेटा देखें तो पता चलता है कि गुजरात में कितने दंगे होते थे। हमेशा कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा रहता था। पतंग के अंदर कम्युनल वायलेंस हो जाए, साइकिल टकरा जाने पर कम्युनल वायलेंस हो जाए। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा बड़े दंगे हुए थे और 1969 में जो दंगे हुए थे वो तो करीब 6 महीना चले थे। अरे तब तो हम कहीं थे ही नहीं दुनिया के उस चित्र में, उस समय की मैं बात करूं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जो बात कह रहे थे, पता नहीं आपने कितनी बारीकी से इस बात को समझने की कोशिश की। सोचिए 25-26 फरवरी को, आमतौर पे इसकी चर्चा मुझे लगता है क्योंकि इतने मैंने मोदी के इंटरव्यू देखे 2002 गोधरा कवर करने, उसके बाद उसके जजमेंट कवर करने में अहमदाबाद में था लंबा समय, 1 महीने तक मैं अहमदाबाद में रहा उस जजमेंट को रिपोर्ट करने के दौरान, जब पहली बार 2010 में इस मामले पर अदालती आदेश आया। यह पक्ष कभी सामने नहीं आया कि गुजरात में जब नरेंद्र मोदी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया और उसके बाद जब, चूंकि वो विधायक नहीं थे, उनके पास इस तरह का कोई अनुभव नहीं था, उस दौर में जब लगातार 9/11 हो चुके हुए थे 99 में, उसी दौर में संसद पर आतंकी हमले हो चुके हुए थे 2001 में। इन सब परिदृश्य के बीच में एक ऐसा खेल कि जिस दिन वो विधानसभा में पहली बार जाते हैं, बजट पेश करना है, आज बजट पेश करना है, और अगले दिन साबरमती एक्सप्रेस में 59 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। ये पूरा लगता है कि कैसे स्क्रिप्ट दरअसल वो बताने की कोशिश ये करते हैं कि वो नए नवेले थे और कहते हैं ना कि जो पहला जो मोदी ने बताने की कोशिश पहली बार की वो ये कि उनकी भ्रूण हत्या की साजिश थी। अब भ्रूण हत्या की साजिश क्या अपने लोग भी कर रहे थे, एक तरह से इशारा इस तरफ भी है। मोदी जो इशारा कर रहे हैं इस इंटरव्यू में पहली बार कि उनकी भ्रूण हत्या की साजिश थी। उनके पास किसी ढंग के इस ढंग का राजनीतिक अनुभव नहीं था, संगठन का अनुभव था, विधानसभा या किसी प्रशासनिक अनुभव उनके पास नहीं था, लेकिन पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी। उस दौरान जब उन्हें जिम्मेदारी मिली तो विपत्ति से झेलते हुए, उस समय भारत के इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप आया हुआ था
उसका निस्तारण वो कर रहे थे, उससे अभी उससे निपट ही रहे थे। उसी दौरान विधानसभा का चुनाव उन्हें लड़ना था, क्योंकि वो विधान परिषद से गुजरात में चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाह रहे थे, वो विधायक बन करके जाना चाह रहे थे। तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बन करके जब रिजल्ट आया 25-26 तारीख को, अगले दिन विधानसभा के अंदर बजट का सत्र था और बजट वो पेश करके बाहर निकले, उसके कुछ ही घंटे बाद गुजरात में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दिया गया। और किस तरह की एक साजिश हुई, उन्होंने साफ साफ कहा कि इसमें इतने लोग नहीं मारे गए जितना बनाया गया। और इस पूरे खेल में उन्होंने कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को खोल करके रख दिया। इशारों इशारों में उन्होंने एक तरह से अपनों के लिए भी कहा कि क्या एक साजिश इसलिए थी कि वह नया नया था, मेरी भ्रूण हत्या कर दी जाए, एक साजिश ये थी। उसके बाद इन सबको लगा कि भाई मोदी के पास तो पॉलिटिकल अनुभव नहीं है, वो गुजरात में ही उसका वध कर दिया जाए। और सालों तक एक साजिश रची गई जिसमें उन्हें मास मर्डरर तक कहा गया। सोनिया गांधी ने मास मर्डरर तक कह दिया। ना जाने क्या क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया उनके लिए। मोदी के इस पूरे 3 घंटे के इंटरव्यू को बहुत पहलू में समझने की जरूरत है। गुजरात दंगे पर उनके इस जवाब को सबसे अलग ढंग से, क्यों उन्होंने कहा कि विपत्ति इंसान को मजबूत कर देती है। और प्रधानमंत्री मोदी की जब भ्रूण हत्या करने की कोशिश की गई, पॉलिटिकल भ्रूण हत्या की जब करने की कोशिश की गई, उससे वो निकल करके बाहर आए, लगातार उन पर हमला किया गया। फिर आगे तो उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री बनने के दौरान उनके लिए यह कहा गया कि इसको तो अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा, इसके पास डिप्लोमेसी से नहीं आती, इसके पास विदेश से डील करने का, दूसरे देशों से डील करने का अनुभव नहीं है, ये फेल्योर हो जाएगा। और उसी मोदी ने भारत के लिए क्या कुछ गढ़ा। कई ऐसे एंगल है जिसको समझने की अलग अलग खंड में जरूरत है। लेकिन गुजरात दंगे पर यह बात कह करके उन्होंने कई परत खोलने की कोशिश की है। यह सच है कि गुजरात दंगे के बाद कई उनके अपने लोग भी थे जो उनका पॉलिटिकल वध करना चाहते थे कि इसकी भ्रूण हत्या हो जाए। और पूरी कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम इसे इसलिए बराबर कर रहा था कि सही मायने में जो हमने अपनी किताब में लिखा कि उस समय टारगेट नरेंद्र मोदी सिर्फ नहीं थे, उस समय केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी टारगेट थे। और इसीलिए हर हाल में ये चाहते थे कि इतना नरेंद्र मोदी को बदनाम कर दिया जाए, भारत को इतना बदनाम कर दिया जाए कि भारत में एक स्टेट ऐसा है जहां मास सत्ता जो है, सरकार जो है, मास मर्डर कर रही है। ये साजिश बहुत गंभीर थी। मोदी ने परत दर परत इसे बेहतरीन तरीके से खोला है। मैं प्रयास करूंगा कि कई ऐसे मामले हैं उसे समझने की कोशिश की जाए राष्ट्रहित में। ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और साझा जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।